मैं मौत के मुंह से वापस आ चुका था। एक अजनबी के घर में पनाह गुज़ीर था, जिसकी बेटी मेरे लिए खाना लेने गई हुई थी। उसके बूढ़े बाप ने मुझसे पूछा, जवान अब तबीयत कैसी है और क्या हुआ था? मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ चचा जान। और होना क्या था, कल सुबह बर्फबारी में फंस गया था। बड़ी तलाश के बाद भी कोई जाए पनाह न ढूंढ सका, यहाँ तक कि जान के लाले पड़ गए। बस इत्तेफाक ही था कि आपके दरवाजे तक आ पहुंचा और कुछ सांस बाकी थे जो गुलगारे बहन की मदद मिल गई। अल्लाह पाक उसे अजर दे, इज्जत और सलामती दे। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? आप इस इलाके के लगते तो नहीं? मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, ज़ीशान नाम है मेरा और मैं वाकई इस इलाके का नहीं हूँ। यहाँ मुझे अपने साथियों की तलाश की जुस्तजू ले आई है। मेरा नाम शमरेज खान है। वो बोला, और अगर आपके साथी गुम हो गए हैं तो शायद उन्हें ढूंढना इतना आसान ना हो। उसने बिला झिझक हकीकत का इजहार कर दिया। मैंने कहा, मगर कोशिश तो करनी चाहिए। नाकामी के खौफ से हाथ पर हाथ धरे बैठना बुज़दिली होती है। उसने मुतबस्सम होते हुए पश्तो में कहा, पहाड़ जितना भी ऊंचा हो उस पर चढ़ने का रास्ता जरूर होता है। मगर उसकी हंसी में भी तकलीफ का अंसर वाज़े छलक रहा था। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए पूछा, सही कहा। वैसे बुरा न मनाए तो पूछ सकता हूँ कि आपको हुआ क्या है? गर्म रोटियां और सालन का कटोरा रखे गुलगारे बीबी ने अंदर दाखिल होते हुए वालिद से पहले मेरी बात का जवाब दिया, बाबा जान को टांग में गोली लगी है। मैंने हैरान होकर पूछा, कब, कैसे? वो बोली, परसों। लकड़ी की छोटी सी मेज पर छाबा रखकर उसने वो मेज उठाकर मेरी चारपाई के साथ रख दी। मेरी छोटी बहन और समर खान घर से बाहर खुश्क लकड़ियां चुन रहे थे। उसी वक्त दो आवारा गर्द वहां पहुंच गए। इन बदबख्तों ने छोटी बहन को अकेला समझकर पकड़ना चाहा। छोटी बहन चीखती हुई घर की जाने भागी। उसकी चीखें सुनकर बाबा जान हथियार लेकर बाहर निकले। वो तीनों मेरी छोटी बहन का पीछा कर रहे थे। अब्बू ने फौरन हवाई फायर किया, जिसे सुनते ही वो जवाबी फायर करते हुए वहां से भाग गए। बाबा जान भी उनके फायर का जवाब देते रहे। उन बुज़दिल उचक्कों को तो मालूम ना हो सका, मगर इस दौरान अब्बू जान की टांग में एक गोली लग गई। मैं उस वक्त बावर्ची खाने में थी। फायरिंग की आवाज सुनकर मैं बाबा जान की मदद को पहुंची, मगर वो वहां से गायब थे। हम बाबा जान को उठाकर अंदर ले आए। दोपहर ढलने को थी। हमने सोचा अगली सुबह बाबा जान को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। एक तो थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला था, दूसरा खान कले यहाँ से काफी फासले पर है। मगर आज सुबह जब हम आगे जाने के लिए तैयार हुए तो मौसम खराब हो गया और हमारा इरादा फिर धरे का धरा रह गया। मैंने खाने की तरफ मुतवज्जे होते हुए पूछा, क्या गोली टांग के अंदर ही है? गुलगारे ने इस बात में सर हिला दिया, जी। मैंने कहा, कहकर मैं रोटी का गर्म निवाला तोड़कर मुंह की जानिब ले जाने लगा। सालन में उसने उसी यखनी को तड़का लगाकर मेरे सामने रख छोड़ा था। निवाला चबाते हुए मैंने पूछा, अब मौसम की क्या सूरत हाल है? वो बोली, हवा तो रुक गई है मगर बर्फबारी जारी है। उसने वालिद की चारपाई के करीब पड़ी हुई खाली चारपाई पर नशिस्त संभाल ली थी। मैंने कहा, मेरा कुछ सामान बाहर रह गया था, कहीं वो बर्फ में ही ना दब जाए। वो बोली, आपका पिस्तौल तो मैं ले आई थी, उसके अलावा क्या है? मैंने कहा, चंद गज पीछे ढलान की तरफ मेरा सफरी थैला और क्लैशनकोफ पड़ी थी। वो उठकर बाहर जाने लगी, अभी लाई। मैंने रस्मी अंदाज में उसे रोकने की कोशिश की कि सुबह ले आना, मगर वो सुनी अनसुनी करते हुए बाहर निकल गई। मेरे रोटी खाने से पहले ही वो हाथों में मेरा थैला और क्लैशनकोफ पकड़े वापस लौट आई थी। थैले के ऊपर पड़ी नर्म बर्फ को उसने बाहर ही झाड़ दिया था, लेकिन खुद थैले का मजबूत कपड़ा गीला होकर अकड़ गया था। थैले को अंगीठी के सामने रखकर उसने क्लैशनकोफ को दीवार के साथ खड़ा कर दिया और खुद अंगीठी के सामने हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। उसने मोटा ऊनी कोट पहना हुआ था, मगर गर्म कमरे से निकलकर बाहर का रुख करने वाले से सर्दी सही हाल पूछती थी। मैंने ममनूनियत से कहा, बहुत शुक्रिया। उसने भी वही सवाल किया, वैसे आप इस तूफान में कैसे फंसे, जो पहले उसका वालिद पूछ चुका था। जवाबन मैंने वही बातें दोहरा दी जो उसके बाप को बताई थी। अपनी बात के इख्तिताम तक मैं खाने से फारिग हो चुका था। बर्तन समेटते हुए वो पूछने लगी, कुछ और चाहिए? मैंने झिझकते हुए कहा, अगर दूध वाली चाय मिल जाती। वो बोली, क्यों नहीं? खुशदिली से कहते हुए वो बाप की जानिब मुतवज्जे हुई, बाबा जान आप भी चाय लेंगे? बाप ने कराहते हुए कहा, बना रही हो तो पी लूंगा। मैंने कहा, शमरेज चचा एक बात कहूँ, खफा तो नहीं होंगे? वो बस मुस्कुराने की कोशिश ही कर पाया था। खुलकर कहो ज़ीशान मियाँ। मैंने कहा, जब तक टांग से गोली नहीं निकलेगी आप यूं ही तकलीफ महसूस करते रहेंगे, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ जख्म मजीद बढ़ता जाएगा। ज्यादा वक्त गुजरने पर आपको नाकाबिल तलाफी नुकसान भी पहुंच सकता है। वो अफसरदा लहजे में बोला, जानता हूँ मगर क्या किया जा सकता है। जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता हम खान कले तक नहीं पहुंच सकते और गोली भी नहीं निकल सकती। मैंने कहा, अगर थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लें तो शायद मैं भी ये गोली निकाल लूं। वो बोले, तकलीफ तो अब भी बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैंने कहा, इससे तो कुछ ज्यादा होगी, लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद आराम जरूर आएगा और आपको खान किले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बोला, मगर आप यूं बगैर किसी औजार के, मेरा मतलब है गोली है, कोई कांटा तो नहीं है कि सुई के साथ निकल आए। उसके लिए मेरी ऑफर हैरानी का बायस थी। मैंने कहा, ये मेरा दर्द सर है, आप बर्दाश्त करने वाले बने। वो फलसफियाना लहजे में बोला, सर पर पड़ी मुसीबत को झेलना पड़ता है। मैंने कहा, ठीक है,
सुबह रोशन होने पर इंशाल्लाह आपकी टांग से गोली निकालूंगा। ये कहकर मैं चारपाई से उठकर अपने सफरी थैले की जानिब बढ़ गया। दीवार से लटकी जायनमाज उतारकर मैंने अंगीठी के सामने बिछाई और अपना थैला खोलकर सारा सामान बाहर निकालकर जायनमाज पर रखने लगा। वो सफरी थैला पैराशूट के मजबूत कपड़े का बना हुआ था। उसके बावजूद नमी का अच्छा खासा असर अंदर पहुंचा था। अलबत्ता थैले के अंदर रखी हुई जरूरी अशिया चूंकि प्लास्टिक के लिफाफों में बंद थी, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, वरना इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के तो सारे सामान ने बर्बाद हो जाना था। सामान को अंगीठी के सामने फैलाकर रखने के बाद मैंने क्लैशनकोफ को भी मुकम्मल खोलकर उसके पुर्जे खुश्क होने के लिए अंगीठी के सामने रख दिए। इसी असना में गुलगारे चाय की प्यालियों के साथ पहुंच गई थी। चाय की केतली के साथ वो 3 खाली प्यालियां ले आई थी। हमें एक एक प्याली पकड़ाकर उसने तीसरी प्याली में अपने लिए चाय उंडेल ली। चाय बहुत अच्छी बनी थी, बस मीठा जरा ज्यादा था। चाय पीकर मैंने गुलगारे से कोई पुराना खुश्क कपड़ा और अपना पिस्तौल मांगा। वो अपना सर हिलाते हुए चाय के बर्तन समेटकर कमरे से निकल गई। उसकी आमद एक पुरानी जनाना कमीज और ग्लॉक 19 के साथ हुई थी। उसके हाथ से पुराना कपड़ा लेकर मैंने क्लैशनकोफ और पिस्तौल के पुर्जों को अच्छी तरह खुश्क किया। दोनों हथियारों के मैगजीनों से गोलियां निकालकर उन्हें भी खुश्क किया और तमाम सामान को अंगीठी के सामने मजीद खुश्क होने के लिए रख दिया। इस सब से फारिग होकर मैं अपनी रजाई में घुस गया। गुलगारे काफी देर की अपने कमरे में चली गई थी। शमरेज खान भी ऊँग रहा था। मेरी भी आंखें बंद होने लगी। रात के 2 बज रहे थे। मेरे पास आराम करने के लिए 4.5 घंटे मौजूद थे। अगले दिन मौसम की सूरत हाल बरकरार रही। नमाज पढ़कर मैं दोबारा लेट गया। थोड़ी देर बाद मेरे लिए छोटी बहन नाश्ता ले आई। वो 14 साल की थी, मगर अच्छी सेहत की वजह से देखने में कुछ बड़ी लग रही थी। उसके मासूम चेहरे पर कई सवाल मचल रहे थे। नाश्ता मेरे सामने रखकर उसने खाली चारपाई पर नशिस्त संभाल ली। उसी वक्त उससे छोटा भाई समर खान भी वहां पहुंच गया। शर्माते हुए उसने मुझसे हाथ मिलाया और बहन के साथ ही बैठ गया। उन्हें मानूस करने के लिए मैंने कहा, तो आपका नाम समर खान है? उसने इस बात में सर हिलाया, जी लाला। मैंने कहा, स्कूल पढ़ते हो? वो मासूमाना अंदाज में बोला, यहाँ पर स्कूल है ही नहीं, अलबत्ता मौलवी साहब से कुरान पढ़ने जाता हूँ। मैंने पूछा, कहाँ जाते हो? वो बोला, यहीं अपने गांव में। मैंने कहा, क्या यहाँ और घर भी हैं? समर खान की बजाय उसका बाप शमरेज जवाब देते हुए बोला, हाँ जीशान साहब, पहाड़ी के अकब में हमारा छोटा सा गांव है। करीबन 20-25 घर होंगे। एक छोटी सी मस्जिद भी है जहाँ मौलवी साहब बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं और मेरी छोटी सी बहन भी वहाँ जाती है। मैंने पूछा। मेरे मुखातिब होने पर वो खिल उठी, मैं बाजी से पढ़ती हूँ। मैं थोड़ी देर दोनों बच्चों से आम सवालात करता रहा। इस दौरान उनकी बहन गुलगारे भी वहाँ पहुँच गई थी। तुलुए आफ्ताब के बायस अच्छी खासी रोशनी हो गई थी। मैं गुलगारे को मुखातिब हुआ, गुलगारे बहन, ऐसा करो, एक बर्तन में पानी गर्म करके ले आओ, साफ कपड़ा, कैंची और एक लंबी रस्सी भी ले आओ। मेरी फरमाइश सुनकर वो हैरानी से बोली, खैर तो है? मैंने कहा, आपके बाबा जान की खैर नहीं। उसे हैरानी में मुब्तला पाकर मैंने वजाहत की, शमरेज चचा की टांग से गोली निकालना बहुत जरूरी है, वरना देर होने के साथ जख्म के बिगड़ जाने का अंदेशा है। वो बोली, क्या आप डॉक्टर हैं? मैंने कहा, कुछ ऐसा ही समझो। एक लम्हा मुझे घूरने के बाद वो छोटी बहन और समर खान को रस्सी लाने का बताकर वापस मुड़ गई। उसके चेहरे पर तजब्जुब के आसार नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद मतलूबा सामान पहुंच गया था। उन तमाम के साथ मिलकर मैंने शमरेज खान की चारपाई को उठाकर अंगीठी के नजदीक किया और समर खान को कमरे का दरवाजा मुकम्मल खोलने को कहा ताकि रोशनी हो जाए। सारे इंतजामात मुकम्मल होने के बाद मैंने कहा, गुलगारे बहन, आप उन दोनों को साथ लेकर चली जाएं। उसने हकलाते हुए कहा, शायद आपको मेरी जरूरत पड़े। यकीनन वो वालिद को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। वालिद और बेटी का रिश्ता भी अजीब है। बेटी के बस में हो तो वालिद की तमाम तकालीफ अपने जिम्मे ले ले। हालांकि बाज बाप अपनी बेटी के बहुत सारे हुकूक की अदायगी में गफलत बरत जाते हैं, इसके बावजूद बेटी के दिल से अपने बाप की मोहब्बत कम नहीं होती। मैंने कहा, अच्छा, बच्चों को बाहर भेज दो। शमरेज खान के बदन से लिहाफ उठाकर मैंने खाली चारपाई पर फेंक दिया। उसे घुटने से जरा ऊपर गोली लगी थी। उसकी शलवार के ऊपर ही से एक बड़ी चादर जख्म पर लपेटी हुई थी, जिसके लपेटने का बस इतना फायदा था कि खून का बहाव रुक गया था। उनके जाने अनजाने में क्या हुआ, ये काम शमरेज खान की जिंदगी की जमानत बन गया था। मैंने जख्म पर बंधी पट्टी खोलकर कैंची से उसकी जख्म पर मौजूद शलवार का बड़ा हिस्सा काटा ताकि जख्म के इलाज में कोई रुकावट न हो। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के सामान में मैंने फोर्सिप भी रखा था। इस बारीक मुंह वाले आले से जिस्म में मौजूद गोली को पकड़ कर निकाला जा सकता है। जख्म को धोने से पहले मैंने शमरेज खान को मखसूस तरीके से बांध दिया था ताकि वो तकलीफ की वजह से हिलजुल कर खुद को मजीद जख्मी न कर बैठे। उसे बांधने के बाद मैंने गर्म पानी से उसका जख्म धोया और जख्म पर थोड़ी स्पिरिट भी डाल दी। धोने और स्पिरिट से खून का बहाव फिर जारी हो गया था। कपड़े का एक गोला बनाकर मैंने शमरेज खान के हवाले किया ताकि वो दांतों में दबाकर अपनी चीख रोकने की कोशिश करे। उसके बाद फोर्सिप को स्पिरिट से तर करके मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया। फोर्सिप को जख्म के अंदर डालते ही शमरेज खान की मुट्ठियां अजियत की ज्यादती से भींच गई थी। सख्ती से आंखें बंद करते हुए उसके मुंह से दर्द भरी सिसकियां निकल रही थी।
फोर्सिप की नोक का गोली से टकराना मुझे महसूस हो गया था। गोली को एहतियात से फोर्सिप के मुंह में पकड़कर मैंने आहिस्तगी से आले को बाहर खींचा। गोली के बाहर आते ही शमरेज खान ने बदन ढीला छोड़ दिया था। उसने दांतों में पकड़ा कपड़ा जबान की मदद से बाहर धकेला और उसके साथ ही उसके मुंह से गहरा सांस खारिज हुआ। मैंने साफ कपड़ा जख्म के मुंह पर दबाकर भल भल बहते खून को रोका और गुलगारे को कहा, वालिद के जिस्म से रस्सी खोल लो। मेरे अचानक पुकारने पर वो हड़बड़ा सी गई थी। उसके साथ उसने धीमे लहजे में कहा, जी, और रस्सी की तरफ मुतवज्जे हो गई। उसकी रस्सी खोलने तक मैंने जख्म के मुंह पर पट्टी को दबाए रखा। जो ही वो रस्सी खोलकर फारिग हुई, मैंने कहा, इस पट्टी को यहाँ दबा कर रखो। सबसे पहले मैंने साफ कपड़े से मुनासिब लंबाई में 2-3 पट्टियां फाड़ी। फिर पायोडीन की बोतल खोलकर मैंने गुलगारे को पीछे हटने को कहा। जख्म पर थोड़ी सी पायोडीन डालकर साथ ही पेन किलर और खून के बहाव को रोकने वाला सुफूफ जख्म में भर दिया। उसके ऊपर एक पट्टी तह करके रखते हुए मैंने दूसरी पट्टी जख्म पर लपेट दी। पट्टी से फारिग होकर मैंने दर्द कुश टीका तैयार करके शमरेज खान के पहलू के बल लिटाया और उसी टांग में वो टीका लगा दिया। उसके बाद एंटीबायोटिक टीका भी उसकी रग में लगाकर मैं उससे हाल पूछने लगा। वो बोला, काफी बेहतर महसूस हो रहा है, दर्द भी खत्म होना शुरू हो गया है। गुलगारे ने ममनूनियत भरे लहजे में कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो शायद हमारी मदद करने आए थे। मैं समझ रही थी कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। मैंने कहा, गुलगारे बहन, आपने तो मुझे नई जिंदगी दी है। मैंने जो काम किया है ये आज नहीं तो कल परसों तक डॉक्टर साहब ने करना था और यकीनन वो मुझसे बहुत बेहतर काम करते। वो बोली, पता नहीं मौसम ने कब ठीक होना है और डॉक्टर साहब कोई किलोमीटर भर के फासले पर तो नहीं। इस इलाके में डॉक्टर साहब तक मरीज को ले जाते हुए मरीज की जो हालत होती है वो बयान नहीं की जा सकती और बाबा जान की तरह जख्मी आदमी का तो सत्यानाश हो जाता है। गोली निकालने के लिए भी डॉक्टर साहब कम से कम 15-20 हजार रुपए लेते हैं। दवाइयों का खर्च एक अलहदा मसला होता है। आप नहीं जानते आपने हमें कितनी परेशानियों से छुटकारा दिला दिया है। मैंने मजीद तकरार से बचते हुए कहा, मुझे खुशी हुई कि मैं अपनी बहन के काम आया। ये कहकर मैं गर्म पानी से अपने हाथ और फोर्सिप को धोने लगा। वो अपने वालिद के सरहाने के साथ बैठकर उसका सर दबाने लगी। तमाम सामान संभाल कर मैंने शमरेज खान को खिलाने के लिए पेन किलर और एंटीबायोटिक गोलियां गुलगारे की तरफ बढ़ा दी और साथ ही उसे गोलियां खिलाने की तरतीब भी बता दी। छोटी बहन और समर खान साथ वाले कमरे के दरवाजे से बार बार मुतजस्सिस निगाहों से देख रहे थे। मैंने उन्हें आवाज दी, आप दोनों भी अंदर आ जाओ, और वो दोनों भागकर अंदर आ गए। छोटी बहन तो आते साथ बाप से लिपट गई। वो उसका सर थपथपाने लगा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। अल्लाह पाक की कुदरत भी अजीब है। यकीनन इन मासूम लड़कियों ने अपने बाप की तकलीफ दूर होने के लिए खुलूस दिल से दुआ की होगी और वो अजीम रब मुझ जैसे गुनाहगार को उनकी मदद के लिए इस अंदाज में घसीट कर वहां तक ले आया था। वरना इससे पहले मैं कभी भी किसी गार वगैरह की तलाश में इतना सरगर्दा नहीं रहा था। इन पहाड़ों में घंटे आध घंटे की तलाश के बाद ही कोई ना कोई पनाहगाह मिल जाया करती थी। गुज़श्ता दिन मैं शाम तक पागलों की तरह फिरने के बाद भी कोई ठिकाना ढूंढ न सका था। उन्हें बातें करता छोड़कर मैं अपनी क्लैशनकोफ और पिस्तौल के साथ मसरूफ हो गया। शायद गुलगारे मेरी ही जाने मुतवज्जे थी कि जो ही मैंने क्लैशनकोफ के पुर्जों को हाथ लगाया वो फौरन बोली, अगर चाहिए हो तो घर में राइफल का तेल पड़ा है। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छा होगा। वो सर हिलाते हुए साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ गई। उसकी वापसी एक दरमियाने हुजूम की प्लास्टिक की बोतल के साथ हुई जिसमें हथियारों पर लगाने वाला तेल भरा था। ये तेल हथियारों के पुर्जों को जंग वगैरह से महफूज रखने के लिए होता है और चाल वाले पुर्जों की हरकत में भी आसानी पैदा करता है। दोपहर तक बर्फबारी रुक गई थी लेकिन बादल अब तक वैसे ही मौजूद थे। मैं उस वक्त अंगीठी के सामने नमक मिले गर्म पानी की अध भरी बाल्टी में पांव डबोए बैठा था। गुज़श्ता कल मेरे पैरों को जिस सर्दी का सामना करना पड़ा था उसका असर अब तक हल्के हल्के दर्द की सूरत में मौजूद था और उसका बेहतरीन हल नमक मिला गर्म पानी था। गुलगारे अपने वालिद का सर दबा रही थी। उसे अच्छा खासा बुखार हो गया था। छोटी बहन छोटे भाई के साथ खुश्क लकड़ियां इकट्ठी करने घर से बाहर निकल गई थी। अचानक वो भागते हुए घर में दाखिल हुई। बाजी, उस दिन वाले आदमी इस तरफ आ रहे हैं। उनके साथ 3 आदमी और भी हैं। ये बताते हुए उसके मासूम चेहरे पर खौफ के मारे हवाइयां उड़ रही थी। लड़कियां ऐसी होती हैं, उन्हें मर्दों के गंदे इरादों के बारे में फौरन ही अंदाजा हो जाता है। 2 रोज पहले इन जालिमों ने इस मासूम को गलत नियत से पकड़ना चाहा था और आज उनकी आमद पर वो एकदम सहम गई थी। उसने फौरन अंदाजा लगा लिया था कि वो उसी के लिए लौटे हैं। गुलगारे ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, दरवाजा बंद कर दिया है ना? समर खान कहाँ है? मुझे उसके चेहरे पर जरा भी खौफ नजर नहीं आ रहा था। दरवाजे की तरफ से समर खान की आवाज आई, मैं यही हूँ बाजी। मैंने अपने पाँव बाल्टी से निकाले और तौलिए से साफ करके जुराबे डालने लगा। जो ही मैंने बूटों में पाँव डाले वो हैरानी से पूछने लगी, आप क्यों तैयार होने लगे? मैंने कहा, शायद आने वाले मेहमानों से कोई बातचीत करना पड़ जाए। वो बोली, आप उनकी फिक्र न करें। बरसाती मेंढकों की तरह ये उचक्के भी बर्फबारी के दिनों में नमूदार होते हैं। इससे पहले भी 2-3 बार इन जैसों से वास्ता पड़ चुका है। हद दर्जे के बुज़दिल होते हैं। हवाई फायर सुनकर भागने में देर नहीं लगाते। मैंने कहा, तो अब क्या करें? यूं ही दरवाजा बंद करके बैठे रहें?
वो बोली नहीं, 2-3 गोलियां तो जाया करनी पड़ेंगी, मैं मोर्चे पर चढ़ती हूँ। वालिद का सर दबाना छोड़कर वो दीवार में कील के सहारे टंगी क्लैशनकोफ उतारने लगी। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैंने अपनी तरफ देखती गुलगारे को आंखों से इस्तफहामिया इशारा किया। वो बोली कोई जरूरत नहीं है दरवाजा खोलने की, मैं मोर्चे पर चढ़ रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप मोर्चे पर पहुंचे, मैं दरवाजे पर जाकर उनसे वजह पूछता हूँ, हो सकता है मसला बातचीत से हल हो जाए। वो बोली ये लातों के भूत हैं। मैंने कहा फिर भी पूछने में कोई हर्ज नहीं, अपनी गोलियां और तवानाई खामखा जाया न करो। गुलगारे को कहकर मैंने ग्लॉक 19 कॉक करके हाथ में थामा और गर्म चादर ओढ़ते हुए छोटी बहन को कहा तुम कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दो। जी लाला। वो इस बात में सर हिलाने लगी। गुलगारे भी मजीद तकरार किए दूसरे कमरे में लगी सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई, जिसके जरिए वो छत पर बने मोर्चे में पहुंच चुकी थी। वक्फे वक्फे से उनका दस्तक देना जारी रहा। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने रस्मी अंदाज में पूछा कौन। मेरी नर्म आवाज ने उसे सख्त लहजा करने की शह दी थी। दरवाजा खोलो। दरवाजे में बनी जेली खिड़की की कुंडी खोलकर मैं बाहर निकला। उनमें से 2-3 दरवाजे के करीब जबकि 3 चंद कदम पीछे हटकर खड़े थे। दस्तक देने वालों में एक के हाथ में 8 mm और दूसरे के हाथ में क्लोज बट क्लैशनकोफ थी, जबकि थोड़ी दूर खड़े अफराद में 2 के हाथ में 30 बोर पिस्तौल और एक ने सिंगल बैरल 12 बोर उठाई हुई थी। जी। सलाम दुआ और मुसाफे के बगैर मैंने खुश्क लहजे में पूछा। वो बोला मैं तालिबान का कमांडर हूँ और परसों इस घर से मेरे आदमियों पर फायर किया गया है। घने घुंघरियाले बाल, लंबी मूछों और हल्की दाढ़ी वाले एक आदमी ने धमकी आमेज लहजे में गुफ्तगू की इब्तिदा की। मैंने कहा तो जिन पर गोलियां चलाई गई थी उन्होंने ये नहीं बताया कि वो उस वक्त किस इबादत की बजावरी की कोशिश में थे। मैंने बज़ाहिर आम से अंदाज में कहा। मेरे लहजे से गुस्से या खौफ का इजहार नहीं हो रहा था। वो बोला ऐसी बात नहीं थी। वो अपने रास्ते पर जा रहे थे कि एक नौजवान लड़की ने उन्हें देखा और डर कर घर भाग गई, हालांकि उन्होंने लड़की को कुछ भी नहीं कहा था। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा जानते हो झूठ बोलने के लिए भी एतमाद की जरूरत होती है। उसके साथ खड़ा दूसरा आदमी बिफर कर बोला झूठ नहीं बोल रहे, तुम जरा उस लड़की को बाहर बुलाओ। मैंने कहा वो मेरी छोटी बहन है और उसने इन बुज़दिलों का जो हुलिया बताया है वो बिल्कुल तुम दोनों जैसा है। तुम्हारी खुशकिस्मती कि उस दिन तुम बच निकले, मगर यकीन मानो खुशकिस्मती हमेशा साथ नहीं दिया करती। खुद को कमांडर बताने वाले का गुस्सा दीदनी था। बोला धमकी दे रहे हो? मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा नहीं, जान बचाने का मौका दे रहा हूँ। वो बोला यकीनन तुम हमसे वाकिफ नहीं हो, वरना भड़के मारने की बजाय अपनी जान बचाने का सोचते। मैं मुतबस्सम हुआ, जानता न होता तो शायद कुछ अहमियत दे देता। वो बोला चलो तारुफ करा देते हैं। उसने कंधे से लटकी क्लैशनकोफ उतारी। उसके साथी ने भी 8 mm राइफल हाथ में थाम ली थी। अचानक ही माहौल धमाकों की आवाज से गूंज उठा। मुसलसल 3 गोलियां चलाई गईं और सारी गोलियां खुद को कमांडर कहने वाले क्लैशनकोफ बरदार के सामने जमीन में लगी। धमाके की आवाज सुनते ही वो हैरत और खौफ से उछल पड़े। उसके साथ ही उनकी नजरें मकान के सामने वाली दीवार के दाएं कोने में बने मोर्चे की तरफ उठी, जहां से क्लैशनकोफ की बैरल झांक रही थी। गुलगारे ने अपना काला दुपट्टा पगड़ी के अंदाज में सर पर बांधकर उसका एक पल्लू चेहरे से भी लपेट लिया था। मोर्चे के होल से क्लैशनकोफ की बैरल के साथ उसके चेहरे की भी झलक दिखाई दे रही थी। वहां से वो एक मर्द ही दिखाई दे रही थी। उसके बाएतमाद फायर ने साबित कर दिया था कि वो क्लैशनकोफ का इस्तेमाल जानती है। मैंने भी चादर के नीचे छुपा पिस्तौल बाहर निकाल लिया। 1-2 लम्हे मोर्चे की तरफ खौफजदा नजरों से देखने के बाद नाम नेहाद कमांडर अपने साथियों को बोला चलो फिर कभी सही। ये कहते हुए वो पीछे मुड़ा। मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा बात सुनो, अगर दोबारा इस घर की तरफ आना हुआ तो अपने दूसरे साथियों को बता कर आना, क्योंकि वापसी के लिए तुम्हें उनके कंधों की जरूरत पड़ेगी। वो गीदड़ भपकी देते हुए बोला देख लूंगा तुम्हें, और वो चल पड़े। गुलगारे की जानिब रुख करके मैंने उसका नाम लिए बगैर कहा अगर मेरे 5 गिनने तक ये गायब ना हो जाएं तो सबसे आखिर वाले को गोली मार देना। और मैंने जोर से कहा 1। उन सुरमाओं की टांगों में एकदम जान पड़ गई। मेरे 3 कहने तक वो ढलान से उतरकर मेरी नजरों से गायब हो गए थे। मैं मुस्कुराते हुए वापस मुड़ गया। मेरे कमरे में दाखिल होने तक गुलगारे भी नीचे आ गई थी। उसके होंठों पर शोख मुस्कुराहट खिल रही थी। क्लैशनकोफ को दीवार के सहारे खड़ा करते हुए उसने कहा देख ली इनकी बहादुरी। मैंने कहा यकीनन आपकी निशानेबाजी से डर कर भागने पर मजबूर हुए हैं। छोटी बहन ने फौरन कहा लाला बाजी का निशाना बहुत अच्छा है, बाबा जान से भी अच्छा है। उस वक्त खामोश लेटे शमरेज खान ने तहसीन आमेज लहजे में कहा गुलगारे तो मेरा बेटा है बेटा। वो बोली नहीं बाबा जान मैं आपकी बेटी हूँ और मुझे औरत होने पर फख्र है। ये कहते हुए वो बाप के सरहाने बैठ गई और उसका सर दबाने लगी। मैंने कहा शमरेज चचा आपको यकीन है कि वो दोबारा नहीं आएंगे? वो बोला जीशान साहब हमारे इलाके में मुख्तलिफ पार्टियां सरगर्दा रहती हैं। इनमें मुजाहिदीन, स्मगलर, शिकारी, चोर उचक्के, दहशतगर्द, नाकाबिल माफी जुर्म करके छुपने की गरज से यहाँ आने वाले सब मौजूद हैं। उन सब की तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। इनमें सबसे बड़ी मुसीबत उज़्बक और ताजिक दहशतगर्दों की होती है जो पूरे गांव पर काबिज हो जाते हैं। क्योंकि हमारा गांव कुछ ज्यादा अच्छी जगह पर वाक़ नहीं है,
इसलिए कोई ऐसा ग्रुप इस तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। अलबत्ता छोटे मोटे चोर उचक्के जो 3-3, 4-4 की तादाद में फिर रहे होते हैं, आए रोज तंग करते रहते हैं। ये भी उमूमन उस जगह हाथ डालते हैं जहां उन्हें मज़ाहमत होने का यकीन न हो। अलबत्ता किसी खास चीज की तलाश में ये 2-3 बार कोशिश जरूर करते हैं और ऐसी हालत में भी कभी जान से जाते हैं, कभी वो चीज हासिल कर लेते हैं। और हमारे पास ऐसी कौन सी खास चीज है जिसके बारे में वो बार बार जहमत करते। मेरे दिमाग में फौरन छोटी बहन का ख्याल आया। वो 14-15 साल की ऐसी खिलती हुई कली थी जिसके पीछे हवस के पुजारी भेड़ियों की तरह दांत निकाले हुए वहां पहुंचे थे। मुझे उनकी गुफ्तगू भूली नहीं थी। गुफ्तगू की इब्तिदा में ही उन्होंने छोटी बहन को बुलाने की बात की थी। और किसी भी जिनसी मरीज के लिए सबसे अहमियत की हामिल वो लड़की होती है जिस पर उसका दिल आ जाए। मुझे भी इन दरिंदों से यही खदशा था कि शायद वो इतनी जल्दी उसका पीछा न छोड़ें। गंदगी भरे जहन की सोचों को क्लैशनकोफ की गोली ही साफ कर सकती है। मैं उन्हें वापस जाने देने के फैसले पर पछताने लगा। अपने ख्यालात में मैं शमरेज खान या गुलगारे को हिस्सेदार नहीं बना सकता था। न ये ऐसे अंदेशे थे जिन पर किसी लड़की के बाप से तबादला ख्याल किया जा सकता। इसलिए मैंने उनकी खुशफहमी बरकरार रखते हुए चुप साध ली। मुझे खामोश पाकर शमरेज खान ने कहा, किन ख्यालों में खो गए? मैंने कहा, बस यही सोच रहा था कि कहीं वो खबीस दोबारा वापस ना आ जाएं। गुलगारे बोली, क्योंकि पहले उन्हें खातिर खा तरीके से खुशामदीद नहीं कहा गया था। मैंने कहा, बहरहाल कुछ भी हो, मेरे जाने के बाद आप लोग मोहतात रहें। वो बोली, मेरा ख्याल है हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। गुलगारे ने बरहकीकत बात कही थी और ऐसी सच्ची बात को हजम करना ही बेहतर होता है। और वो मेरी मोहसिन थी और मैं उसे सख्त जवाब देकर उसका दिल नहीं दुखा सकता था। और मैं जानता था कि जो कुछ वो कह रही है वो सब वो कर भी सकती है। मैंने कहा, आप ठीक कह रही हैं। रात को खाना खाने के बाद जब वो बर्तन समेट कर बाहर निकली तो मैंने शमरेज खान से तबीयत के बारे में पूछा। वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था। बाहर आसमान बिल्कुल साफ था, इसलिए सर्दी ज्यादा महसूस हो रही थी। गुलगारे बावर्ची खाने में बर्तन रख कर वापस लौट आई। बाप को गोलियां खिलाकर वो उसका सर दबाने लगी। मैं लिहाफ में छुप गया। एक लड़की की मौजूदगी में मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। इन लोगों का रिवाज मेहमान को बैठक में सुलाने का था, लेकिन वहां मैं जिस हाल में पहुंचा था उसकी वजह से मुझे घर के अंदर जगह मिल गई थी। और फिर घर के सरबराह का इलाज करने की वजह से उन्होंने मुझे बैठक की राह नहीं दिखाई थी। मौसम को साफ देखकर मैंने सुबह आगे जाने का इरादा कर लिया था, क्योंकि मुझे इससे आगे बहुत अहम काम दरपेश था। अगली सुबह शमरेज खान और मैंने इकट्ठे बैठकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैं अपना सफरी थैला तैयार करने लगा। थोड़ी देर में मैं जाने के लिए तैयार था। शमरेज से अलविदाई मुआनिका करके मैंने समर खान और छोटी बहन के सर पर शफकत से हाथ फेरा। जेब से 4-5 हजार की बकदर रकम निकाल कर मैंने समर खान और छोटी बहन के हाथ पर आधे आधे नोट रखे और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने गुलगारे का शुक्रिया अदा किया कि उसने वाकई मेरी जान बचाई थी। उसने भी वालिद के ऑपरेशन का शुक्रिया अदा किया और मैं घर से निकलकर जुनूब की तरफ मौजूद ढलान पर चलने लगा। मैंने सफरी थैला अपनी पीठ पर लादा हुआ था। क्लैशनकोफ मेरे दाएं कंधे पर थी और मैं अपने रास्ते पर हो लिया। मैं मुसलसल उतराई में जा रहा था, लेकिन ज्यादा देर उतराई का ये सफर जारी न रहा। वो नाला शुमाल की जानिब मुड़ा और फरलांग भर के बाद उसका रुख मशरिक की तरफ हो गया। वो इलाका यूं भी पहाड़ दर पहाड़ है, न नालों का रुख मुतय्यन है और न पहाड़ी सिलसिले किसी एक सीधाई में है। अनजान आदमी के लिए तो वो पहाड़ भूल भुलैयों की तरह हैं, जो एक बार इन भूल भुलैयों में घुस जाए निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। मैंने मगरिब की समत अपना सफर जारी रखा और ऐसा करने के लिए मुझे अब ऊपर चढ़ना पड़ गया था। बुलंदी के सफर में आदमी की रफ्तार खुद ब खुद धीमी पड़ जाती है। ज्यादा तेजी की कोशिश में थकन के साथ इंसान का सांस भी फूलने लगता है और मैदानी इलाके से आए हुए आदमियों का सांस रिहायशी लोगों की निस्बत ज्यादा फूलता है। सूरज के गिर्द फिरने वाली आवारा बदलियां धूप की राह में बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई थी। गो लगता तो नहीं था कि बर्फबारी या बारिश होगी, मगर इस बारे में वसूख से कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। यहाँ का मौसम तो ऐसा है कि तेज धूप की हुक्मरानी को बादल चंद लम्हों में जेर करके जलथल कर देते हैं और जमीन पर बारिश का पानी अभी तक बह रहा होता है। चढ़ाई शुरू में तो नॉर्मल थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता सख्त होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि मेरे लिए सीधा ऊपर चढ़ना मुश्किल हो गया और मैं तिरछा आगे की तरफ सफर करने लगा। यूं के 10-15 कदमों के बाद मैं 3-4 कदम बुलंद हो पाता। सूरज अपना आधे से ज्यादा सफर तय कर चुका था। मेरे पास मौजूद पानी की दोनों बोतलें खाली हो चुकी थी और जिस बुलंदी पर मैं मौजूद था, इतनी ऊंचाई पर उमूमन चश्मे नहीं होते। चश्मे ज्यादातर नालों की तह से 20-25 गज ऊपर ही फूटते हैं। इस पहाड़ी की ढलान तो इतनी सीधी थी कि वहां बर्फ भी नहीं ठहर पाती थी। अब दूसरी जानिब उतर कर ही मुझे कोई चश्मा मिल सकता था। नाले की तह में पहुंचने से पहले ही मुझे एक चश्मा नजर आ गया था। वहीं पत्थर की एक बड़ी चट्टान पर अपना सफरी थैला रखकर मैंने चश्मे की पानी से वुजू किया, खूब सेर होकर पानी पिया और 2 रकत असर की नमाज पढ़ी।
गुलगारे ने दाल के पराठों के दरमियान ताज़ा मक्खन डाल कर दिया था। ठंडे होने के बावजूद इन पराठों से उठने वाली देसी मक्खन और खुलूस की महक मेरे रगो पै में उतर गई। मैं बमुश्किल 2 ही खा सका था, बाकी 2 मैंने रात के लिए छोड़ दिए थे। खाना खाकर मैं तैयार होकर आगे बढ़ गया। एक बार फिर नाले का हमवार सफर शुरू हो गया था। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही क्लैशनकोफ की तड़तड़ाहट मेरे कानों में गूंजी। किसी ने ट्रिगर मुकम्मल दबाकर एक लंबा ब्रस्ट फायर किया था। फायर की आवाज से अंदाजा होता था कि वो हवाई फायर किया गया है, और ऐसे हवा में क्लैशनकोफ का ब्रस्ट फायर करना या तो खुशी के मौके पे किया जाता है या दूसरी सूरत में किसी को ललकारने के लिए। अलबत्ता ये भी मुमकिन था कि किसी अहमक ने बतौर शुगल ये हरकत की होती, मगर ऐसा होने का इम्कान जरा कम ही था। मैंने रफ्तार कम करने की कोशिश नहीं की थी। थोड़ी देर बाद ही मुझे अपना दूसरा अंदाजा ठीक होता दिखाई दिया। वो ब्रस्ट बतौर ऐलान जंग था। पुराने जमाने में जंग का ऐलान नकारा बजाकर या सींग फूंक कर किया जाता था। फी जमाना क्लैशनकोफ के ब्रस्ट ही ने ऐलान जंग की जगह संभाल ली थी। अचानक ही 1 से ज्यादा हथियारों के थाने खुल गए थे। वो फायर 2-3 किलोमीटर दूर हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं इसी तरह चलता रहा तो इन मुकाबला करने वालों में फंसूंगा। इस सोच ने मुझे कदम रोकने पर मजबूर कर दिया। मुझे ज्यादा देर तक सोच में मुब्तला रहना नहीं पड़ा कि 2 आदमी मुझे नाले के मोड़ से नमूदार होकर अपनी जानिब आते दिखाई दिए। दोनों खाली हाथ ही लग रहे थे। इसके बावजूद मैंने क्लैशनकोफ कंधे से उतारकर हाथ में पकड़ ली। उनमें एक उधेड़ उम्र और दूसरा जवां साल लड़का था। शक्लों की शबाहत से दोनों बाप बेटा लग रहे थे। बाप ने अस्सलाम वालेकुम कहते हुए पूछा, ओ लड़के कहाँ जा रहे हो, उस तरफ मत जाओ। मैंने भी फौरन पूछा, क्यों, क्या हुआ? वो मेरे करीब रुककर अपने चढ़े सांस को दुरुस्त करता हुआ बोला, गजनी खेल और शलोबर कला बरसरे पैकार हैं। जवानिब के आदमी तुम्हें मुखालिफ कबीले का समझकर कत्ल कर देंगे। वो शायद भाग कर नाला मोड़ तक पहुंचे थे और अब वहां से तेज कदमों से चलते हुए मुझ तक पहुंचे थे। मैंने पूछा, ये सामने कौन सा गांव है? उसने हैरानी से पूछा, अगर आपको इतना नहीं मालूम तो उधर क्यों जा रहे हो? मैंने कहा, मैंने तो खान कले जाना है। वो बोला, खान कले तो इस जगह से 8-10 किलोमीटर दूर शुमाल की जाने पड़ता है। मैंने दोबारा पूछा, वैसे ये गांव कौन सा है? वो बोला, शलोबर, जिन पर गजनी खेलों ने चढ़ाई कर दी है। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, किसी लड़की का चक्कर है। शलोबर कबीले का जवान गजनी खेल कबीले की एक ऐसी लड़की को भगा लाया है जिसके बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता पेशावर में किसी दोस्त के बेटे से तय किया हुआ था। गजनी खेल वालों को मालूम हो गया कि लड़की किसी के साथ भागी है। अब शलोबर वाले उस लड़की के बदले मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं, मगर वो अपनी लड़की और उसे भगाने वाले जवान का मुतालबा कर रहे हैं। मैंने अंदाजा लगाया, मतलब दोनों को कत्ल करने के लिए। उसने कहा, जी जनाब। अब आप भी उस रास्ते को नजरअंदाज कर दें, ये न हो खामखा किसी अंधी गोली का निशाना बन जाएं। मैंने हैरानी जाहिर की, वैसे क्या यहाँ से पाकिस्तान में भी लड़कियों के रिश्ते किए जाते हैं? उसने मुंह बनाते हुए कहा, अल्लाह के बंदे, आधा अफगानिस्तान तो पाकिस्तान में मौजूद है, बाकी अपने हाथ तो लड़की का सौदा किया जाता है। जिसने ज्यादा रकम फेंकी वो ले गया। मैंने पूछा, तो शलोबर वाले भी तो रकम दे रहे हैं? वो बोला, पहली बात तो ये है कि दुश्मन कबीले से रिश्ता नहीं किया जाता, और दूसरा, शलोबर के जवान ने लड़की को भगाकर पूरे गजनी खेल की इज्जत उछाली है और इसका हल तो एक ही है। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? वो बोला, यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर जुनूब की जानिब हमारा गाँव है, शिनावुन्ना। हमारे साथ चलना है तो आ जाओ। मैंने पहाड़ों के पीछे छुपते हुए सूरज को देखा। गुरूब आफ्ताब में 20-25 मिनट ही बाकी थे। रात गुजारने के लिए वही जगह मुनासिब थी। शिन्नावुन्ना जाकर यूं ही सफर की तवालत में इजाफा होना था। रात के खाने के लिए मेरे पास पराठे मौजूद थे। सोने का बिस्तर मैंने पीठ पर लादा हुआ था, तो खामखा आने जाने का 8-10 किलोमीटर फासला क्यों तय करता? यूं भी पहाड़ी इलाकों में 1 किलोमीटर फासला तय करते हुए दांतों पसीना आ जाता है। मैंने कहा, आपका बहुत शुक्रिया, और वो कंधे उचकाकर बेटे के साथ आगे बढ़ गया। मैं वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। वो उसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे थे जहां से मैं उतरा था। फायरिंग की आवाज में दम बदम इजाफा हो रहा था। एक साथ कई क्लैशनकोफें गरज रही थी, और फिर इन तमाम आवाजों पर 12.7 mm की आवाज भारी पड़ गई। जाने वो तबाही फैलाने वाला हथियार किसके पास था। थोड़ी देर बाद 2 12.7 mm गरजने लगी। मालूम यही पड़ता था कि दोनों जानिब वो हैवी गन्स मौजूद थी, या किसी एक कबीले के पास 2 गन्स मौजूद थी। इसी घन गरज में रॉकेट लॉन्चर के धमाके भी सुनाई दिए। लगता था 2 कबीलों की बजाय 2 ममालिक की फौजें सरहद पर बरसरे पैकार हैं। मैं वहीं दाएं बाएं घूमकर शब्बसरी के लिए कोई मुनासिब जगह ढूंढने लगा। जल्द ही एक झुकी हुई चट्टान के नीचे मुझे मुनासिब जगह दिख गई। अंधेरा छाने से पहले मैं जगह साफ करके रात को जलाने के लिए ईंधन इकट्ठा कर चुका था। खाना मैंने इशा की नमाज पढ़कर ही गर्म करना शुरू कर दिया। दिन का खाना देर से खाने की वजह से मुझे कोई खास भूख महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन पराठों को गर्म करने पर वो मुझे इतने लजीज लगे कि मैं दोनों ठूस गया। उस तरफ बर्फबारी न होने के बराबर थी। पीछे जो बड़ी पहाड़ी मैं अबूर करके आया था, बर्फबारी का जोर वहां तक ही रहा था। आग पर अच्छी तरह लकड़ियां डालकर मैं स्लीपिंग बैग में घुस गया। वो स्लीपिंग बैग अच्छा खासा गर्म था,
मगर फिर भी सर्दी का मुकाबला करने के लिए बैरूनी इमदाद की जरूरत थी। थोड़ी देर बाद मैं यूं सो गया जैसे आम लोग अपनी ख्वाबगाह में बेफिक्र होकर सोते हैं। मैं सुबह तक का इरादा करके सोया था। घंटे डेढ़ घंटे बाद ही छापा पड़ गया। उनकी तादाद 5 थी। तमाम मुसल्ला थे। आंखें खोलते ही मुझे 5 क्लैशनकोफें अपनी जानिब तनी नजर आईं। गो मैं गहरी नींद से जागा था, मगर मेरी तरबियत इस नहज पर की गई थी कि आंख खुलते ही मुझे माहौल का इदराक हो जाता। मैंने पूछा, जी आप लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं? मुझे 1 सेकंड के लिए भी ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि मैं कहाँ हूँ और मुझसे 2-3 किलोमीटर के फासले पर मौजूद 2 कबाइल बरसरे पैकार हैं। उनमें से एक तंजिया लहजे में बोला, हम वही हैं जिनका शिकार तुम करने आए थे और अब खुद हमारे शिकंजे में आ गए हो। मैंने कहा, मैं मुसाफिर हूँ जनाब और किसी का शिकार करने नहीं आया। इस मर्तबा वही आदमी बोला, झूठ मत बोलो। मैंने कहा, मोहतरम मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैं खान कले जा रहा था, रास्ता भूल गया। दोपहर ढले यहाँ पहुंचा तो तेज फायरिंग शुरू हो गई थी। यहाँ से गुजरने वाले एक आदमी ने बताया कि 2 कबीलों के दरमियान जंग छिड़ गई है और ये कि खान कले इस जानिब वाक़ नहीं है। मैं दिन भर का थका हुआ था, सोचा रात को आराम कर लूं, सुबह खान कले की राह नापूंगा। वो बोला, कहानी अच्छी है मगर तुम्हारा फैसला मशर करेगा। मैंने कहा, भाईजान बराह मेहरबानी मुझे बेआराम न करो, मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि आप किस कबीले के हैं। वो बोला, भोले बादशाह हम उसी कबीले के हैं जिसकी ताक में तुम यहाँ घात लगाकर रात गहरी होने का इंतजार कर रहे थे। शलोबर कबीले के किसी हलीफ को यूं बातें नहीं बनानी चाहिए। पिछली लड़ाई में तुम्हारे 2-3 आदमियों ने छापा मारकर हमारा काफी नुकसान किया था। इस मर्तबा हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि हम सारे रास्तों की निगरानी कर रहे हैं। उसकी बात सुनते ही मुझे सारी कहानी का पता चल गया। वो गजनी खेल कबीले के लोग थे और रात के वक्त पहाड़ी नालों और ऐसे रस्तों पर गश्त कर रहे थे जहां से शलोबर कबीले के लोग छुपकर उनके पड़ाव तक रसाई हासिल करते और उन्हें कोई नुकसान पहुंचाते। और ऐसा गालिबन उनकी पिछली लड़ाई में भी हुआ था, जिसका हवाला मुझसे बात करने वाला आदमी दे चुका था। मैंने नरमी से उन्हें समझाने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोला, ठीक है, हमारे मशर को मिल लो, फिर उसकी मर्जी, जो फैसला वो करे। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, वो भी तो आपका मशर है। वो बोला, ज्यादा बातों की जरूरत नहीं, तुम हमारे पड़ाव से किलोमीटर भर के फासले पर मुसल्लह हालत में मौजूद हो, मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकता। मैंने जिच होकर कहा, मेरा लहजा, जबान और शक्ल ये वाजे नहीं कर रहे कि मैं यहाँ से बिल्कुल अजनबी हूँ। उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए तो मैंने कहा, तो ये कि मुझे बेआराम न करो। वो बोला, कह दिया ना कि इसका फैसला मशर करेगा। और बेआरामी कैसी, थोड़ा सा फासला है, तुम वहाँ हमारे पड़ाव में बकिया रात गुजार लेना, सुबह नाश्ता करवा कर हम खान कले की जानिब तुम्हारी रहनुमाई कर देंगे। मैं झल्लाते हुए स्लीपिंग बैग से बाहर निकला और अपना सामान समेटने लगा। उनसे मत्था मारना वक्त का ज़िया था। यकीनन वो सरदार को अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए मुझे उसके सामने पेश करना चाहते थे। मेरे सामान समेटने के दौरान वो टॉर्च रोशन करके मेरी कार्रवाई का जायजा लेते रहे। मेरी क्लैशनकोफ अलबत्ता उन्होंने अपने कब्जे में कर ली थी। सफरी थैला तैयार करके मैंने पीठ पर लादा और उनके साथ चल पड़ा। एक आदमी मेरे आगे और बाकी पीछे चलने लगे। गो मेरे पास 30 बोर पिस्तौल मौजूद था और जिस बेपरवाही से वो चल रहे थे, मैं चाहता तो उन 5 को लाशों में तब्दील कर सकता था, मगर किसी बेगुनाह को कत्ल करना मुझे गवारा नहीं था। वो गलत फहमी में मुब्तला थे और मुझे कभी उम्मीद थी कि उनका सरदार मुझसे बात करने वाले की तरह अहमक नहीं होगा। कुछ देर नाले में चलने के बाद वो तिरछा होकर नाले के दाएं जानिब मौजूद ढलान पर चढ़ने लगा। 5 बेफिक्र होकर गपशप करते जा रहे थे। उनके अंदाज से भी यही जाहिर हो रहा था कि दिल ही दिल में वो भी मुझे गैर मुताल्लिक शख्स समझ रहे हैं। हमारा सफर बतदरीज ऊपर की जानिब जारी था। आध पौन घंटे बाद हम बुलंदी पर पहुंचकर निस्बतन हमवार रास्ते पर चलने लगे। इस दौरान उनके मोर्चे शुरू हो गए थे। लोगों की बातें करने की आवाज से पता चल रहा था कि वो चौकन्ना थे। सर्दी से मुकाबले के लिए उन्होंने जा बजा छोटे छोटे अलाव रोशन किए हुए थे। 1-2 आदमियों ने करीब आकर उनसे हाल पूछा। जल्द ही हम गजनी खेल के मशर के सामने मौजूद थे। वो जिस जगह बैठा था उसके 3 अतराफ में पत्थरों की 2-2.5 फुट दीवारें उठाई गई थी। सिर्फ शुमाल की जानिब आने जाने का रास्ता रखा गया था। शलोबर कबीला उस जगह से जुनूब मगरिब की जानिब मौजूद था। गजनी खेल के सरदार का नाम सैलाब खान था। उसकी उम्र 40 से 45 साल के दरमियान दिखाई दे रही थी। उसके मोर्चे में भी आग का बड़ा सा अलाव रोशन था और उसके हमरा 5-6 और आदमी भी मौजूद थे। रोशन खान की बात सुनने से पहले उसने मुझे बैठने का इशारा किया और एक आदमी को कहवा लाने का कहा। मैंने अलाव के गिर्द पड़े हुए एक पत्थर पर नशिस्त संभालते हुए शुक्रिया कहा और खुद ही तफसील बताना शुरू कर दी। मेरी कहानी में कोई ऐसा झोल नहीं था कि मुझ पर शक किया जा सकता। सरदार सैलाब खान ने मेरी बात गौर से सुनी और इख्तिताम पर माजरत करते हुए बोला, अपने आदमियों की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ कि गलत फहमी की वजह से आपको इतनी जहमत उठाना पड़ गई। बहरहाल जो होना था वो हो चुका, आप यहीं आराम करें, सुबह हम खान कले की जानिब आपकी रहनुमाई कर देंगे। ये कहकर वो रोशन खान की तरफ मुतवज्जे हुआ। रोशन खान,
तुम इतने बच्चे तो नहीं हो कि दुश्मन को पहचान न सको। हम पर हमला करने वाला ना तो अकेला होगा और ना अपने साथ बिस्तर और जरूरत का सामान फिरा रहा होगा। तुम्हारी इस हरकत से एक शरीफ आदमी को इतनी तकलीफ हुई, अब जाओ और दोबारा किसी ऐसे आदमी पर हाथ न डालना। वो धीमे लहजे में जी सरदार कहता हुआ मोर्चे से बाहर निकल गया। मेरे बात करने के दौरान ही एक आदमी मेरे लिए कहवा ले आया था और इन्हीं बातों के दरमियान कहवे की प्याली खाली करके मैंने नीचे रख दी। रोशन खान के जाने के बाद सरदार ने मुझसे खाने की बाबत दरियाफ्त किया और मेरे इनकार करने पर मुझे उसी मोर्चे में आराम करने का मशवरा देते हुए कहा, बाकी गपशप सुबह करेंगे। मैंने ममनूनियत भरे अंदाज में सर हिलाया और अपने सफरी थैले से स्लीपिंग बैग निकालने लगा। आग की वजह से खुशगवार हिद्दत फैली हुई थी। एक आदमी हर चंद मिनट बाद अलाव पर लकड़ियां डालकर आग को बुझने नहीं दे रहा था। बिस्तर में घुसकर मैं सोने की कोशिश करने लगा, मगर शायद सोना मेरी किस्मत में नहीं था। मुझे लेटे हुए चंद मिनट ही हुए थे कि अचानक एक आदमी मोर्चे में दाखिल हुआ। उसके फूले सांसों से मुझे स्लीपिंग बैग के अंदर पड़े हुए अंदाजा हो गया कि वो वहां तक दौड़ता हुआ पहुंचा है। सरदार ने पूछा, खैर तो है जमीर खान? वो बोला, सरदार हमें घेर लिया गया है। मैंने अभी मुखाबरे पर उनकी बातचीत सुनी है। सलाब खान ने हैरानी से कहा, घेर लिया गया है? अकबर खान दिमाग जगह पर है? शलोबर गांव की अफरादी कुव्वत इतनी नहीं कि वो हमें चारों तरफ से घेर लें। अकबर खान वसूख से बोला, म्याम खेल कबीले के चंगेजी उनके साथ हैं सरदार। चंगेजियों ने शुमाली और मशरकी जानिब से घेरा डाला है। जुनूब और मगरिब में शलोबर कबीला है। उनके अलावा चंगेजी सरदार ने कुछ उज़्बक और ताजिक दोस्तों को भी साथ मिला लिया है। झूठ बोल रहे हो। सरदार सैलाब के लहजे में शामिल अंदेशे उसके एतमाद की इमारत जमीन बोश होने का मुजदा सुना रहे थे। उसी वक्त सैलाब खान को किसी ने रेडियो सेट पर आवाज दी, सरदार हमें शुमाल की तरफ कुछ हरकत नजर आ रही है, क्या अपने आधे आदमियों को उस तरफ बिठा दें? सैलाब खान ने मजीद इस्तफसार की जरूरत महसूस नहीं की। हाँ बिठा दो सरदार, मशरकी जानिब भी हरकत देखी जा रही है, ये कोई दूसरा आदमी है। सैलाब खान के जवाब देने से पहले ही एकदम तेज फायर खुल गया था। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज चारों तरफ से आ रही थी। गोया अकबर खान की बात मबनी बर हकीकत थी। मुझे गजनी खेल कबीले से कोई हमदर्दी नहीं थी, मगर मैं मुफ्त में घेरे में आ गया था। अब शलोबर या चंगेजियों को ये बावर करवाना कि मैं उनका साथी नहीं हूँ नामुमकिनात में से था, क्योंकि मैं उनके साथ ऐसी जगह मौजूद था जहाँ वो शलोबर कबीले से मुकाबला करने इकट्ठे हुए थे, और यूं भी बातचीत की नौबत आने से पहले ही कोई गोली मेरा पता पूछ सकती थी। जंग के दौरान इस्तफसार नहीं किया जाता और ना सफाइयाँ सुनी जाती हैं। रोशन खान मेरे लिए निहायत मनहूस साबित हुआ था। उसकी बेवकूफ़ी मुझे इस हाल तक ले आई थी कि जान के लाले पड़ गए थे। मैं स्लीपिंग बैग से बाहर निकला। अब लेटे रहने की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। अपना सामान दोबारा सफरी थैले में ठूंस कर मैं इस खतरनाक सूरत हाल से जान छुड़ाने की तजवीज़ सोचने लगा। अफगानिस्तान की जमीन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही भारी साबित हो रही थी। सरदार सैलाब खान रेडियो सेट पर अपने आदमियों से राब्ता कर रहा था। वहां बैठे बाकी आदमी फायरिंग के शुरू होते ही अपने अपने मोर्चे में चले गए थे। वो बात करते हुए बेचैनी से टहल रहा था। सरदार फायरिंग हो रही है, बैठकर बात कर लो। मेरी बात सुनते ही उसने बेध्यानी में सर हिलाया और आग के करीब बैठ गया। मुख्तलिफ अतराफ से उसे मुसलसल खबरें मिल रही थी। मैंने कहा, सरदार वो करीब नहीं आ रहे, बस दूर दूर से फायर कर रहे हैं। सैलाब ने कहा, ठीक है, जब तक करीब नहीं आते अपनी गोलियां जाया न करो, बस इक्का दुक्का गोली चलाते रहो कि उनके करीब आने का इंतजार करो। फायरिंग का ये सिलसिला घंटा भर जारी रहा। उसके बाद एकदम खामोशी छा गई। लग रहा था जैसे शलोबर और उनके हलीफों ने बस गजनी खेल कबीले को ये यकीन दिलाने के लिए फायरिंग शुरू की थी कि वो घेरे में आ गए हैं। फायरिंग के रुकते ही माहौल में अजीब सी खामोशी छा गई थी। एक ऐसी खामोशी जिसकी तह में कई किस्म के तूफान पोशीदा थे। रात की तारीकी में बगैर निशाना लिए फायर करने वाले दिन को उन्हें चुन चुन कर निशाना बना सकते थे। वो चारों तरफ से घेरे में थे और इस घेरे से उनका कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकता था। अलबत्ता इस पहाड़ी की दिफाई सूरत हाल का अंदाजा मैं रोशनी होने पर ही कर सकता था। मुझे सोचों में गुम पाकर सैलाब खान माजरत करने लगा, जवान मैं एक बार फिर माजरत करता हूँ, आपको रोशन खान की वजह से इतनी जहमत उठाना पड़ी, बल्कि अब तो आप हमारे साथ फंस ही गए हैं। मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला, किसी को कोसने से तो मसला हल नहीं हो सकता। वो बोला, यही तो दुख है कि इसका इजाला अब नहीं हो सकता। हमारे दो दुश्मन कबीले यकजा हो चुके हैं और उनके साथ कुछ उज़्बक और ताजिक दहशतगर्द भी मिल गए हैं। यकीनन हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने मशवरा मांगा, सरदार अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँ? वो बोला, यकीनन हमारे साथ रहने में आपकी जान को खतरा है। इस वक्त यहाँ से जाने का मतलब खुदकुशी ही होगा। मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला, खुदकुशी हो या लड़ाई, अंजाम दोनों का मौत ही होता है। वो बोला, जंग में तमाम हारने वाले मर नहीं जाया करते। मैंने फलसफियाना अंदाज में कहा, दुश्मन के आगे घुटने टेक कर जिस्म को मुर्दा होने से बचाया जा सकता है, रूह को नहीं। वो तुर्की बतुर्की बोला, मोहलत के हुसूल के लिए घुटने टेकना मसलहत कहलाता है, रूहानी मौत नहीं। मैंने कहा, अगर मैं पकड़ा गया तो यकीनन उन्हें मुतमईन कर लूंगा। वो बोला, हमारे साथ कुछ पेशावर के मेहमान भी मौजूद हैं जिनकी बाबत हमारे दुश्मन अच्छी तरह जानते हैं। मैंने पूछा, क्या मतलब?
वो इत्मीनान से बोला, मतलब ये कि वो आपको भी हमारा दोस्त समझेंगे, जबकि आपका लहजा और जबान इस बात की तस्दीक कर देगा। मैं बेबसी से सर हिलाकर रह गया। उसने पूछा, अच्छा अपनी जान बचाने के लिए कोई फायर वगैरह कर लोगे? मैं साफ गोई से बोला, किसी बेगुनाह की जान लेना मुझे गवारा नहीं। इनमें से कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, बल्कि देखा जाए तो इनसे ज्यादा मेरे दुश्मन गजनी खेल के वो अफराद हैं जिनकी वजह से मुझे इस जानलेवा सूरत हाल में फंसना पड़ा। सैलाब ने मुदाफियाना लहजा अपनाते हुए कहा, आप कुछ ज्यादा ही गलत सोचने लगे हो। मैंने कहा, आपका मेरी सोच को गलत करार देना जाहिर कर रहा है कि आप निहायत ही सीधे आदमी हैं, और इतने सीधे आदमी को सरदारी नहीं जचती। वो झेमते हुए बोला, तंज अच्छा कर लेते हो। मैंने कहा, ऐसी सूरत हाल में तंज के अलावा क्या भी कहा जा सकता है। वो बोला, मेरा ख्याल है हमने आपको जानबूझकर नहीं फांसा, ये सूरत हाल तो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं थी। उसके मुसलसल माजरती रवैये ने मेरे दिल से कदूरत दूर कर दी। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, जानता हूँ ये ख्वारी मुकद्दर में लिखी थी। रोशन खान गरीब तो बहाना ही बन गया था। मैंने पूछा, ये रोशन खान की पार्टी अब तक वापस क्यों नहीं लौटी? खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाते हुए वो रेडियो सेट पर उन्हें पुकारने लगा, मगर काफी देर पुकारने के बाद भी उसे कोई जवाब मौसूल न हुआ। मैंने कहा, आपने देर कर दी सरदार। दुश्मनों के घेराव की खबर मिलते ही उन्हें बुला लेना चाहिए था। वो परेशानी के आलम में बोला, मेरे ध्यान में ही नहीं रहा। मैंने कहा, मैदान जंग में सरदार को ऐसी बेध्यानियां रास नहीं आती। वो बोला, जवान आप अपनी उम्र से बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा, हिकमत उम्र से नहीं तजुर्बे से आती है सरदार। उसने मानी खेज अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, काफी तजुर्बेकार दिखते हो। अचानक रेडियो सेट बोल उठा। किसी ने हिजान खेज लहजे में सरदार को पुकारते हुए इंकशाफ किया, सरदार रोशन खान और सगीर वापस लौट आए हैं। दोनों शदीद जख्मी हैं और रोशन खान ने बताया है कि उनके 3 साथी बाकी नहीं रहे। सरदार ने कहा, दोनों की मरहम पट्टी करवाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। ये कहते हुए वो मोहतात अंदाज में चलता हुआ मोर्चे से बाहर निकल गया, जबकि मैंने पांव पसारते हुए अपनी क्लैशनकोफ गोद में ली और अपने सफरी थैले से टेक लगाकर बैठ गया। मैं एक अनजानी मुसीबत में फंस चुका था और अब मैं इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकता था।